तो क्या हालचाल भाई लोग। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ नई ऊर्जा नई उमंग और एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सा टॉपिक। तो आप लोग अपना अपना पेन कॉपी ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए और शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हम लोगों का कोशिका विभाजन। तो क्या है ये कोशिका विभाजन? कोशिका विभाजन का लाभ क्या है? अपने को ये सारा चीज इस कोशिका विभाजन में पढ़ना है। कौन कौन सी कोशिका विभाजन होती है, कौन सी नहीं होती है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन तो भाई कोशिका का विभाजन होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। ये बात एकदम सिंपल है। कोशिका का विभाजन होना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। तो अगर मैं आप लोग को एक बात बोलूं कि ये अगर हम लोग का एक कोशिका है और इसको विभाजन होना है, ये हम लोग का कोशिका है और इसको विभाजन होना है, तो ये हम लोग की कोशिका विभाजित होकर ये कोशिका बन गई, ये कोशिका बन गई। ठीक, तो जो कोशिका विभाजित होती है उस कोशिका को बोलते हैं मातृ कोशिका। मातृ कोशिका। जो कोशिका विभाजित होती है उस कोशिका को बोलते हैं मातृ कोशिका। और विभाजन के फलस्वरूप जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है उस कोशिका को बोलते हैं पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका। जिन कोशिकाओं का विभाजन होता है उसको बोलते हैं मातृ कोशिका। और विभाजन के फलस्वरूप जिन कोशिका की उत्पत्ति होती है उस कोशिका को बोलते हैं पुत्री कोशिका। आई बात समझ में? अब ये कोशिका विभाजन का अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो इसका डिफिनेशन होगा, एक कोशिका जब एक मातृ कोशिका दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, लिख रहे हैं यहां पर, एक मातृ कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं के उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन करते हैं। ठीक, एक मातृ कोशिका से दो या हो सकते हैं कि दो से ज्यादा भी पुत्री कोशिका का निर्माण हो। एक मातृ कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिका उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये कोशिका विभाजन होने से हमें लाभ क्या है भाई? क्या लाभ है हम लोग कोशिका मतलब कोशिका विभाजन का महत्व क्या है? तो कोशिका विभाजन का महत्व, कोशिका विभाजन का महत्व, क्या महत्व है कोशिका विभाजन? तो कोशिका विभाजन का महत्व ये है, मतलब कोशिका विभाजन से अपने को लाभ ये है कि मान लीजिए हमारे शरीर में कोई कोशिका एक नष्ट हुई है तो उन कोशिकाओं का जगह एक नई कोशिका लेगी और वो नई कोशिका जो आई वो कैसे आई? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। ठीक, तो कोशिका विभाजन का महत्व पहला, कोशिका विभाजन के द्वारा क्षतिपूर्ति, नष्ट यानी कि नष्ट हुई कोशिकाओं की पूर्ति होती है। इसके द्वारा नष्ट हुई कोशिकाओं की पूर्ति होती है दूसरा लाभ ये है कोशिका विभाजन से, दूसरा लाभ यह है कि इससे शरीर का आयतन बढ़ता है। शरीर का आयतन बढ़ता है। ठीक, और तीसरा लाभ ये है कि कोशिका विभाजन के द्वारा पीढ़ी का एकांतरण होता है। पीढ़ी का एकांतरण होता है। पीढ़ी का एकांतरण क्या है, इसको हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे।
तो अलग अलग हम लोग का पीढ़ी के एकांतरण के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोगों का लाभ है, महत्व है, कोशिका विभाजन का ये महत्व है। क्या महत्व है? सबसे पहले शरीर में जो कोशिका नष्ट होगी उस कोशिकाओं का जगह एक नई कोशिका लेगी, और नई कोशिका कैसे आएगी? कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, यानी नष्ट हुई कोशिकाओं की पूर्ति होती है कोशिका विभाजन के द्वारा। दूसरा है शरीर का आयतन बढ़ता है कोशिका विभाजन के द्वारा, और तीसरा है पीढ़ी का एकांतरण होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। आइए समझ लेना। इसके बाद कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन होता है मेनली 3 तरह का, और वो 3 तरह का कोशिका विभाजन क्या क्या है? पहला कोशिका विभाजन एमाइटोसिस, कोशिका विभाजन, एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। दूसरा है माइटोसिस कोशिका विभाजन, माइटोसिस कोशिका विभाजन, और तीसरा है मियोसिस, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है। एक होता है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, दूसरा होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन, और तीसरा होता है मियोसिस कोशिका विभाजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमाइटोसिस कोशिका विभाजन के बारे में ही। ठीक, तो हम बोले थे क्या कि एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होगा, या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो कोशिका विभाजन होती है उसको मातृ कोशिका ही क्यों बोलते हैं, पुत्री कोशिका क्यों नहीं बोल सकते? सॉरी, पितृ कोशिका क्यों नहीं बोल सकते? और जिन कोशिकाओं का विभाजन होने, जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है उसको पुत्री कोशिका ही क्यों बोलते हैं, बेटा कोशिका क्यों नहीं बोलते? तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पिता संतान को जन्म नहीं देता। संतान को जन्म कौन देती है? माता ही हमेशा। तो मातृ कोशिका से ही पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, मातृ कोशिका से ही पुत्री कोशिका का निर्माण, क्योंकि माता ही संतानों को जन्म देती है भाई। ठीक, तो मातृ कोशिका से ही पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। तो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? तो इसको सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में तब तक नोट कर लीजिए, इसके बाद एमाइटोसिस कोशिका विभाजन करवाते हैं। ठीक, तो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? अजूबा एमाइटोसिस कोशिका विभाजन माइटोसिस कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? तो कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें केंद्रक सीधे रूप से 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसे एमाइटोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या है कि एमाइटोसिस कोशिका विभाजन जो है कोशिका विभाजन की सबसे सरल विधि है। इसमें कोई झमेला वगैरह नहीं है, सीधा केंद्रक 2 भागों में विभाजित होगा, उसके बाद कोशिका द्रव विभाजित होगा और एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये किसमें होगा? केवल माइटोसिस में। माइटोसिस कोशिका विभाजन अलग है, मियोसिस कोशिका विभाजन अलग है। इसमें कोशिका विभाजन की अलग अलग विधियां हैं। ये बहुत ही जटिल कोशिका विभाजन है। माइटोसिस, मियोसिस बहुत ही जटिल कोशिका विभाजन है, लेकिन जो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन है यह एकदम कोशिका विभाजन की सरल विधि है। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या होता है? कोशिका विभाजन की इस विधि में केंद्रक सीधे रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। आई बात समझ में? एमाइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? ठीक, अभी एमाइटोसिस कोशिका विभाजन डिफिनेशन यहां पर लिख रहे हैं। चलिए ठीक है। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की वह विधि, कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें केंद्रक सीधे रूप से 2 भागों में विभाजित होकर
दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ठीक। और इसमें केंद्रक सीधे रूप से दो भागों में विभाजित हो जाता है, इसलिए ये माइटोसिस कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइटोसिस कोशिका विभाजन में कोशिका सीधे रूप से दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसीलिए एमाइटोसिस कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। एमाइटोसिस कोशिका विभाजन का केंद्रक सीधे रूप से दो भागों में भाई विभाजित हो जाता है, कोई झमेला वगैरह नहीं, इसीलिए एमाइटोसिस कोशिका विभाजन को प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये एमाइटोसिस कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन ऐसी कोशिकाओं में होता है जिसका केंद्रक विकसित नहीं होता। अब किस कोशिका का केंद्रक विकसित नहीं होता, मतलब जिन कोशिकाओं का केंद्रक विकसित नहीं होता उस कोशिका को क्या कहते हैं? बताइए मेरे को, ये क्वेश्चन आपके लिए। जिन कोशिकाओं का केंद्रक विकसित नहीं होता उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, उन कोशिकाओं को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता। तो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन जो है वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका किस प्राणियों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अमीबा में, वो पाया जाता है बैक्टीरिया में, वो पाया जाता है ईस्ट में। तो इन सबों में जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा कोशिका विभाजन होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन में, यानी कि अमीबा में एमाइटोसिस कोशिका विभाजन होता है, बैक्टीरिया में एमाइटोसिस कोशिका विभाजन होता है और ईस्ट में एमाइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। आई बात समझ में? तो ये हुआ एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। अब एमाइटोसिस कोशिका विभाजन जो है किस तरह से होता है? तो एमाइटोसिस कोशिका विभाजन जो है सबसे पहले क्या होता है कि केंद्रक, मान लीजिए कि हम लोगों का कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका अंदर जो केंद्रक रहता है वो धीरे धीरे लंबा होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? लंबा होता है, और लंबा होकर वह उसके मध्य में, केंद्रक के मध्य में संकुचन उत्पन्न होता है, और केंद्रक के मध्य में संकुचन उत्पन्न होने के फलस्वरूप केंद्रक डमरू के आकार का हो जाता है, और धीरे धीरे यह संकुचन बढ़ते जाता है, धीरे धीरे यह संकुचन क्या होता है? बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक समय क्या होता है कि दोनों केंद्रक एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? जो संकुचन केंद्रक में हो रहा था वही संकुचन अब कोशिका द्रव में होता है, क्योंकि कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है भाई, वही केंद्रक किसमें होता है और वही संकुचन अब किसमें होता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव में अब धीरे धीरे संकुचन उत्पन्न होता है, और यह संकुचन क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और बढ़ते बढ़ते अंत तक दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से होता है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। इस तरह से कौन सी कोशिका विभाजन होता है? एमाइटोसिस कोशिका विभाजन। आई बात समझ में? अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जटिल कोशिका विभाजन जिसका नाम है माइटोसिस कोशिका विभाजन, ठीक। तो इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ, रीइरेज करते करते एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बताइए कि अनुवांशिकता की इकाई क्या है? अनुवांशिकता की इकाई, जी हाँ बिल्कुल, अनुवांशिकता की इकाई है जीन, ठीक। जीन जो है अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। चलिए ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का है माइटोसिस कोशिका विभाजन। माइटोसिस कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? तो इसमें क्या होता है? माइटोसिस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ठीक।
एक मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर ही रहती है। क्रोमोसोम की संख्या में अंतर नहीं होता। आई बात समझ में ना? तो माइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? माइटोसिस कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन की इस विधि में एक मातृ कोशिका से बस दो ही पुत्री कोशिका निर्माण, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। आइए समझना, एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, निर्माण होता है। और पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। मातृ कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। बराबर से जानिएगा होती है। ठीक, माइटोसिस कोशिका विभाजन क्या है? तो माइटोसिस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब यदि मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा तो पुत्री कोशिका में भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होगी। कहने का मतलब ये है। आई बात समझ में ना? यदि मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा तो पुत्री कोशिका में भी क्रोमोसोम की संख्या 46 ही होगी। ठीक है, चलिए इससे तो कोशिका विभाजन की इस विधि में कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा जिसमें पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है, उसे हम लोग कौन से कोशिका विभाजन कहते हैं? माइटोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। अब देखिए माइटोसिस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या समान हो रही है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भी क्रोमोसोम की संख्या समान हो रही है। इसलिए माइटोसिस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन भी, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान रह रही है। क्रोमोसोम की संख्या समान रह रही है, इसलिए माइटोसिस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं में उत्पन्न क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए माइटोसिस कोशिका विभाजन को समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, चलिए सही है। अब देखिए जब ये माइटोसिस मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन यहां पर हो रहा है, फिर ये कोशिका बड़ी होगी। ये नहीं कि इसका विभाजन हुआ दोबारा से फिर इसका विभाजन हो जाएगा। फिर क्या होगा? ये कोशिका ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद फिर से दोबारा से ये विभाजित होगी। ठीक, पहले ये कोशिका बड़ी हुई थी, उसके बाद इसका विभाजन हुआ था। पहले ये भी पुत्री थी, पहले सास भी कभी बहू थी, उसी तरह से ये भी पहले पुत्री थी। उसके बाद ये पुत्री धीरे धीरे विकसित होकर मातृ कोशिका में बदल गई। तो विकसित होने के लिए कोशिका को क्या क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, ये सब विकसित होने के लिए चाहिए, तभी वो कोशिका विकसित होगी, बड़ी होगी। अब जब तक वो विकसित मैच्योर नहीं होगी तब तक उसका विभाजन नहीं हो पाएगा। आई बात समझ लेना। तो कोशिका का जब विभाजन होता है तो कोशिका क्या होता है? कोशिका का पहले निर्माण होता है,
फिर वो कोशिका का विभाजन होता है, फिर कोशिका का निर्माण होता है, फिर कोशिका का विभाजन होता है, फिर कोशिका का निर्माण, ऐसे चलता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं कोशिका चक्र। इसको क्या कहते हैं? कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र, कोशिका चक्र कोशिका के निर्माण से लेकर कोशिका के विभाजन तक की क्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, कोशिका चक्र क्या है? कोशिका के निर्माण से लेकर कोशिका विभाजन तक की क्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका के निर्माण से लेकर कोशिका के विभाजन तक की क्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। मतलब कोशिका का पहले निर्माण होगा, ठीक, और उसके बाद फिर कोशिका का विभाजन होगा, फिर कोशिका का जब विभाजन होगा फिर से उसका निर्माण होगा। निर्माण होने का मतलब वो कोशिका मैच्योर होगी, उसके बाद फिर वो कोशिका का विभाजन होगा। तो लगातार यह साइकिल चलता रहेगा, यह चक्र चलता रहेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक, अब यह कोशिका चक्र दो अवस्थाओं से होकर गुजरती है। एक होता है विश्राम अवस्था, जिसको अंतरावस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इंटरफेज। और दूसरा होता है कोशिका विभाजन की अवस्था। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोशिका विभाजन की अवस्था, ठीक, जिसको मियोटिक भी बोलते हैं। मियोसिस नहीं, मियोटिक। आएगा समझना? तो कोशिका चक्र की दो अवस्थाएं होती है। एक होता है विश्राम अवस्था या फिर अंतरावस्था, और दूसरा होता है कोशिका विभाजन की अवस्था या फिर मियोटिक, वास्तविक कोशिका विभाजन की। ये इसी में ये कोशिका विभाजन की अवस्था है। आएगा समझ? तो सबसे पहले विश्राम अवस्था। अच्छा, हम लोग ये पढ़े थे कि माइटोसिस कोशिका विभाजन जो है वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि अमीबा, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि इस। उसी तरह से मेरे को बताइए कि माइटोसिस कोशिका विभाजन का स्थल कहाँ है? मतलब माइटोसिस कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? माइटोसिस कोशिका विभाजन, ठीक, माइटोसिस कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है दैहिक कोशिकाओं में, शारीरिक कोशिका में। माइटोसिस कोशिका विभाजन कहाँ है? विभाजन स्थल। तो माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है दैहिक कोशिका में, ठीक है। पेड़ पौधे जो है उनके तना में, जड़ों में, पत्तियों इन सब में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? इन सब में होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन। आएगा समझ? इन सब में होता है माइटोसिस कोशिका विभाजन। चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से अपनी कोशिका चक्र की अवस्था। तो कोशिका चक्र की दो अवस्था है, एक है विश्राम अवस्था और दूसरा है कोशिका विभाजन की अवस्था। विश्राम अवस्था क्या है भाई? हाँ, उसमें कोशिका विश्राम करेगी, मतलब उसमें कोशिका सोएगी, ऐसी बात है। विश्राम अवस्था नाम है, इसमें क्या होता है विश्राम अवस्था में? तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी फिर मेरे को याद नहीं आ रहा। आजकल इतना ज्यादा पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ गया है, सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन पूरा भर गया है। इधर थोड़ी सी अगर पढ़ाई करने जाए तो पूरा डिस्ट्रैक्शन जो है आजू बाजू आकर बैठ जाता है।
इस बात का डिस्ट्रैक्शन, इस बात का डिस्ट्रैक्शन, पढ़ाई कर बस जैसे ही हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे तब। और सबसे ज्यादा तो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है अपना ये हम लोग का फोन, मत पूछो। जैसे फोन अगर हाथ में आएगा, व्हाट्सएप खुलेगा, रील्स खुलेगा, यूट्यूब है थे न जाने कितनी सारे, तो ये सोर्स है। हमारे सर बोला करते थे कि यदि बाज की तरह ऊंचाई को छूना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। ठीक, सही बोलते थे भाई। अगर हम इन तितलियों के साथ रहेंगे तो बाज की तरह कभी भी ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे। ठीक, और ये भी छोड़िए और आगे बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले विश्राम अवस्था। विश्राम अवस्था विश्राम अवस्था क्या है? तो इसमें कोशिका क्या होता है, इसमें कोशिका जो पुत्री कोशिका है वो मैच्योरिटी आती है, उसमें वो बड़ी होती है विश्राम अवस्था में। और विश्राम अवस्था की अन्य 3 उप अवस्थाएं होती है। विश्राम अवस्था की अन्य 3 उप अवस्थाएं होती है। विश्राम अवस्था की अन्य 3 उप अवस्थाएं होती है। और वो उप अवस्था क्या क्या है? और वो उप अवस्था क्या क्या है? तो वो उप अवस्था है जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। वो उप अवस्था क्या क्या है? वो उप अवस्था है जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। वो उप अवस्था जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था। इस अवस्था को संश्लेषण अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को संश्लेषण अवस्था भी कहा जाता है। आएगा समझ में ना? इस अवस्था को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चिंता की बात नहीं है भाई। संश्लेषण, अपना हिंदी का थोड़ा स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, बिकॉज आई एम लर्निंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड, I can learn English, I can talk English, I can work English, everything doing in English। इसी कारणवश हमारा हिंदी का स्पेलिंग मिस्टेक होता है। बहुत बहुत इंग्लिश हो गया, अब पढ़ाना शुरू करते हैं फिर से। जीवन अवस्था, तो इस जीवन अवस्था में क्या होता है? तो जीवन अवस्था में RNA और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, जीवन अवस्था में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण का मतलब निकलता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है किस अवस्था में? जीवन अवस्था में। और इसके साथ कोशिका तेजी से बढ़ती है। जो कोशिका है, कोशिका तेजी से बढ़ती है किस अवस्था में? जीवन अवस्था में। इसके बाद शुरू होता है एस अवस्था। एस अवस्था में क्या होता है? संश्लेषण अवस्था। इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में किसका संश्लेषण होता है? तो इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, और डीएनए का संश्लेषण के फलस्वरूप डीएनए का आयतन 2 गुना हो जाता है। डीएनए का आयतन कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। जो डीएनए पहले पतला था पुत्री कोशिकाओं में, डीएनए के संश्लेषण के फलस्वरूप वो डीएनए मोटा हो जाता है। आएगा समझ में ना? आएगा समझ में। इसके बाद होता है G2 अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि कोशिका के नए कोशिकांगों की उत्पत्ति होती है। ठीक, नए कोशिकांग विकसित होते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? कोशिका के कोशिकांग की उत्पत्ति होती है। कोशिका के कोशिकांग की उत्पत्ति होती है किस अवस्था में भाई? तो कोशिका के कोशिकांग की उत्पत्ति होती है G2 अवस्था में। ठीक, इस अवस्था में G2 अवस्था में सबसे पहले कौन सी अवस्था है? तो सबसे पहला है
एस अवस्था, सॉरी सबसे पहले है जीवन अवस्था, इसके बाद है एस अवस्था, उसके बाद है G2 अवस्था और उसके बाद है कोशिका विभाजन की अवस्था। उसके बाद कौन सी अवस्था शुरू होती है? कोशिका विभाजन की अवस्था। सबसे पहले जीवन अवस्था। इस जीवन अवस्था में क्या होता है? तो जीवन अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है और कोशिका जो मेरी कोशिका इत्तु थी वो कोशिका इत्ता सा हो जाती है। ठीक, इसके बाद इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। जो मेरा डीएनए एकदम पतला सा था वो डीएनए मोटा हो जाता है। वो डीएनए क्या होता है? मोटा ताजा हो जाता है। डीएनए का आयतन दोगुना, ना कि डीएनए दोगुना होता है, डीएनए का आयतन दोगुना हो जाता है। इसके बाद है G2 अवस्था। G2 अवस्था में क्या होता है? कोशिका के कोशिकांग की उत्पत्ति होती है। कोशिका के कोशिकांग की उत्पत्ति होती है किस अवस्था में? G2 अवस्था में। ठीक, और इसके बाद ही शुरू हो जाता है कोशिका विभाजन की अवस्था। इसके बाद ही क्या शुरू हो जाता है? इसके बाद शुरू हो जाता है कोशिका विभाजन की अवस्था। इसके बाद ही कोशिका विभाजन की अवस्था शुरू हो जाता है। ठीक, तो कोशिका का जब विभाजन होता है तो उसमें दो चीजों का विभाजन होता है। सबसे पहले विभाजन होता है केंद्रक का, उसके बाद विभाजन होता है कोशिका द्रव्य का। सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। तो कोशिका विभाजन जो है, कोशिका का जब विभाजन होता है तो दो भागों का विभाजन होता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक। उसके बाद किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक, तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक से कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस। देखिए कैमरा में दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। कोशिका द्रव्य के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका द्रव्य के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को सॉरी मुझे माफ करना ओ मेरे बच्चों। कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। पाप लगेगी, पाप। साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं और केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य के विभाजन। आएगा समझ में? तो इसको अब हम इरेज करेंगे। तो चलिए इरेज करते करते एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन मेरे को बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म, हाँ सही जवाब। इतने ग्रेट हो भाई, नजर न लगे तुम लोगों की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और काला की काला, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वेल डन भाई लोग, आसमान छूओगे तुम लोग का साथ छोड़ोगे तो आएगा समझ में ना? तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस का विभाजन होता है। तो जब कैरियोकाइनेसिस होती है तो कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्थाएं होती है। ठीक, कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्थाएं। कैरियोकाइनेसिस तो कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्थाएं होती है और चार अवस्था क्या क्या है?
तो वो 4 अवस्था है। सबसे पहला अवस्था है प्रोफेज। सबसे पहला अवस्था क्या है? प्रोफेज। सबसे पहला अवस्था क्या है? प्रोफेज। सबसे पहला अवस्था प्रोफेज। ठीक। तो इस अवस्था में क्या होता है? तो इस अवस्था में क्या होता है, मान लीजिए कि यहां पर हम लोगों की कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य है, फिर इसके अंदर हम लोग का क्या है? केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक द्रव्य। और क्रोमेटिन जाल वगैरह था, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग का क्या रहता है? यहाँ पर कोशिका का एक अंग रहता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। यहाँ पर कोशिका का एक अंग होता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर पाया जाता है सेंट्रिओल। सेंट्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? सेंट्रिओल। आएगा समझ में ना? सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है, यह तुर्क तंतु का निर्माण करता है। एक हमारे शरीर की कोशिका है जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, उसका विभाजन भी नहीं होता है। जिस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता उसका विभाजन नहीं होगा, वो कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क की कोशिका, मस्तिष्क में जो कोशिका पाया जाता है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ठीक। और तंत्रिका कोशिका का यानी कि न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। आई बात समझ में ना? ठीक है। तो प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? प्रोफेज अवस्था में, तो प्रोफेज अवस्था में सबसे पहले कोशिका और ये हम लोगों का केंद्रक। तो प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। चलिए, केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई, गायब होने लगी। जो केंद्रक के द्रव है वो केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली के गायब होते ही वो निकल जाएगा, यानी केंद्रक द्रव्य का निष्कासन होगा। क्या क्या होता है? केंद्रक झिल्ली लुप्त होती है, लुप्त होती है, फिर केंद्रक द्रव का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, फिर केंद्रक झिल्ली लुप्त होती है, केंद्रक द्रव का निष्कासन होता है। जो क्रोमेटिन जाल है, जो क्रोमेटिन जाल है, जो क्रोमेटिन जाल है वो लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाते हैं। जो क्रोमेटिन जाल है वो कैसे बदल जाता है? लंबे सूत्रवत रचना। आप लोगों को बताया कि क्रोमोसोम का डेफिनेशन, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो ठीक उसी तरह से जो क्रोमेटिन जाल था वो बदल जाता है कुछ इस तरह की रचना में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम का प्रत्येक ये जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। और दो क्रोमेटिड आपस में जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर भाई। ठीक। तो केंद्रक जाल लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाता है, जिसे केंद्रक क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक। और हम लोग का जो सेंट्रोसोम था, जो हम लोग का सेंट्रोसोम था वो दो भागों में विभाजित होकर केंद्रक के दोनों तरफ गति करने लगते हैं। मतलब केंद्रक के विपरीत ध्रुव की ओर गति करने लगते हैं। एक सेंट्रिओल इधर की तरफ जाएगा और एक सेंट्रिओल इधर की तरफ जाएगा। और सेंट्रोसोम से तारक किरणें निकलती है। सेंट्रोसोम से क्या निकलता है? तारक किरणें। अब ये तारक किरणें क्या होती है, इसका क्या काम है, इसके बाद की अवस्थाओं में पता चलेगा। सेंट्रोस्पोल से क्या निकलता है? तारक किरणें निकलता है। तो चलिए फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। केंद्रक द्रव का निष्कासन हो गया था, ठीक है। क्रोमेटिन जाल लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाता है। क्रोमेटिन जाल लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाता है और क्रोमोसोम आपस में क्रोमोसोम का क्रोमेटिन आपस में एक दूसरे से किससे जुड़े रहते हैं?
सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की तरफ विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है तथा इससे तारक किरणें निकलती है। तारक किरणें निकलती है किस अवस्था में? प्रोफेज अवस्था में। तो इतना बड़ा है प्रोफेज अवस्था, बाप रे बाप, मेरा तो पसीना निकल गया यार प्रोफेज अवस्था के बारे में। प्रोफेज अवस्था केंद्रक धीरे लुप्त होती है, केंद्रक द्रव के निष्कासन होता है, क्रोमेटिन जाल लंबे सूत्रबद्ध रचना में बदल जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र का दोनों क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। सेंट्रोसोम विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, केंद्रक के विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, उससे तारक किरणें निकलती है। प्रोफेज अवस्था हम लोग की खत्म, बोले तो समाप्ति। इसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। तो अब इस मेटाफेज में क्या होता है? दूसरा क्या है? मेटाफेज। तो इस मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज जाती है, क्रोमोसोम मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज जाती है तथा सेंट्रोसोम से निकलने वाले तारक किरणों से तुर्क तंतु का निर्माण होता है। सेंट्रोसोम से निकलने वाले तारक किरणों से किसका निर्माण होता है? तुर्क तंतु का निर्माण होता है। किस अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है? तो मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज जाती है तथा सेंट्रोसोम से निकलने वाले तारक किरणों से तुर्क तंतु का निर्माण होता है। ये हम इस बात को लिख रहे हैं यहाँ पर। इस अवस्था में सेंट्रोसोम मध्य रेखीय पट्टी में आकर सज जाते हैं तथा सेंट्रोसोम से निकलने वाले तारक किरणों से तुर्क तंतु का निर्माण होता है। तारक किरणों से तुर्क तंतु का निर्माण होता है। ये किस अवस्था में हो रहा है? ये हो रहा है मेटाफेज अवस्था में। इसके बाद तीसरा जो अवस्था है उसका नाम है एनाफेज। तीसरा अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था का नाम है एनाफेज। अब इस एनाफेज में क्या होता है? तो एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम इधर की तरफ जाएगा, एक क्रोमोसोम मतलब ये दोनों क्रोमेटिड ऊपर की तरफ जाने लगेंगे और ये दोनों क्रोमेटिड नीचे की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, क्रोमेटिड जो है वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है। क्रोमेटिड कहां गति करते हैं? क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक, ये किस अवस्था में हो रहा है? एनाफेज अवस्था में। एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम बीच से फटकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगता है। एनाफेज अवस्था में दोनों क्रोमोसोम बीच से फटकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस बात को भी। इस अवस्था में
किस अवस्था में? तो एनाफेज अवस्था में। किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। इस अवस्था में क्रोमोसोम बीच से फटकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ठीक है, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस की अंतिम अवस्था है जिसका नाम है टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस की अंतिम अवस्था क्या है? जिसका नाम है टीलोफेज। अब इस अवस्था में क्या होता है? तो टीलोफेज जो अवस्था है एकदम प्रोफेज अवस्था का विपरीत है। टीलोफेज जो अवस्था है एकदम प्रोफेज अवस्था का विपरीत है। तो इस अवस्था में क्या होता है? जो प्रोफेज अवस्था में हुआ था उसका एकदम विपरीत। तो इस अवस्था में क्या क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। तो इस अवस्था में क्रोमोसोम के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। क्रोमोसोम के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किसका निर्माण होता है? केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है तथा जैसे केंद्रक झिल्ली आएगा फिर से उसमें कौन सा द्रव आ जाएगा? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? केंद्रक द्रव्य का अवशोषण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है तथा केंद्रक द्रव्य का अवशोषण होता है जिससे दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लिख रहे हैं इस अवस्था में क्रोमोसोम के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा दिख रहा है ना ये वाला? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है तथा केंद्रक द्रव्य का पुनः अवशोषण होता है। आएगा समझ में? तथा दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है दो पुत्री केंद्रक का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है, दिख रहा है निर्माण होता है। तो ये हुआ हम लोग कैरियोकाइनेसिस की अंतिम अवस्था जो कि है टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस की चार अवस्थाएं होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। आई बात समझ में? तो इसको फटाफट आप लोग नोट करिए, तब तक हम बिता रहे हैं। ठीक है। तो शुरू। हाँ, चलिए इसी बीच एक क्वेश्चन, प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछे। तो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोसोम मध्य रेखीय पट्टी में आकर सजता है?
बिल्कुल सही जवाब, मेटाफेज अवस्था में। ठीक है। अच्छा, जब तुर्क तंतु सेंट्रोसोम से निकलने वाले तुर्क तंतु क्रोमोसोम के किस भाग से जुड़े रहते हैं? जी हाँ, वे जुड़े रहते हैं क्रोमेटिड से। सेंट्रोसोम से निकलने वाले तुर्क तंतु जो है, सेंट्रोसोम से निकलने वाले तुर्क तंतु क्रोमोसोम किस भाग से जुड़े रहते हैं? तो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से। ये क्रोमोसोम का ये क्या है? क्रोमेटिड। और ये क्या है? तुर्क तंतु। और ये तुर्क तंतु किससे जुड़ा हुआ है? क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ है। ठीक ना? तो जैसे ही हम लोगों का कैरियोकाइनेसिस शुरू खत्म होता है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या स्टार्ट होता है? साइटो नहीं भाई, साइटोकाइनेसिस क्या है? तो कोशिका द्रव्य के विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस कहलाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है? साइटोकाइनेसिस कहलाती है। अब ये साइटोकाइनेसिस की क्रिया जंतुओं में अलग विधि द्वारा होता है और पौधों में अलग विधि द्वारा होता है। दोनों में साइटोकाइनेसिस की क्रिया समान नहीं होती भाई। ठीक, साइटोकाइनेसिस क्रिया जंतुओं में अलग विधि द्वारा होता है और पौधों में अलग विधि द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जंतुओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जंतुओं में साइटोकाइनेसिस क्रिया, जंतुओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया। तो जंतुओं में साइटोकाइनेसिस क्रिया कैसे होती है? तो जंतुओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया संकुचन के द्वारा होता है, खांच निर्माण द्वारा होता है। मतलब जंतुओं की कोशिका में क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होना शुरू होता है। जैसे कि बना रहे हैं, ये हम लोगों का जंतु कोशिका। ठीक है, ये हम लोग का जंतु कोशिका। और यहाँ पर किस चीज का निर्माण हुआ था? यहाँ पर निर्माण हुआ था दो पुत्री केंद्रक का। किसका निर्माण हुआ था? दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हुआ था। ठीक, दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हुआ था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कोशिका के मध्य में संकुचन उत्पन्न होता है। कोशिका के मध्य में संकुचन उत्पन्न होता है। और ठीक, कोशिका के मध्य में क्या उत्पन्न होता है? संकुचन उत्पन्न होता है। कोशिका के मध्य में संकुचन उत्पन्न होता है। और यह संकुचन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यह संकुचन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यह संकुचन धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है। और अंत में एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अंत में एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अंत में एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से जंतुओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। जंतुओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया की क्या विधि है? तो जंतुओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया विधि जो है, जंतुओं के कोशिका के मध्य में धीरे धीरे संकुचन उत्पन्न होता है और यह संकुचन धीरे धीरे बढ़ते जाता है और अंततः दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन पादप में साइटोकाइनेसिस क्रिया इस तरह से नहीं है। पादप में साइटोकाइनेसिस की क्रिया विधि जो है, पादप में यानी कि पेड़ पौधे, पादप में साइटोकाइनेसिस की क्रिया विधि, पादप में साइटोकाइनेसिस की क्रिया विधि। तो पादप पेड़ पौधे में साइटोकाइनेसिस क्रिया विधि जो है वो कैसे होता है? तो पेड़ पौधे में साइटोकाइनेसिस क्रिया विधि सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होती है। कैसे होती है? सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होती है। कहने का मतलब कोशिका भित्ति के निर्माण द्वारा होती है। अगर हम एक पादप कोशिका बनाएंगे तो ये मान लीजिए कि हम लोग का पादप कोशिका है। ठीक है, ये हम लोग का पादप कोशिका है और इसमें दो क्रोमोसोम, दो पुत्री केंद्रक, एक इधर की तरफ
और एक इधर की तरफ। ठीक, अब क्या होता है कि पादप कोशिका में एक कण पाया जाता है जिस कण का नाम है फ्रेगमोप्लास्ट कण। एक कण पाया जाता है जिस कण का नाम क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट कण। तो ये फ्रेगमोप्लास्ट कण जो है बीच में जमने लगता है। ये फ्रेगमोप्लास्ट कण जो है वो कहां जमने लगता है? बीच में जमने लगता है। फ्रेगमोप्लास्ट कण कहां जमता है? बीच में जमने लगता है। आएगा समझ में ना? फ्रेगमोप्लास्ट कण एक कण है जिस कण का नाम क्या है? फ्रेगमो, लिख रहे हैं यहां पर, फ्रेगमोप्लास्ट कण। कण का नाम क्या है? फ्रेगमोप्लास्ट कण। और ये फ्रेगमोप्लास्ट कण बीच में जमने लगता है और बीच में जमते जमते कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। बीच में जमते जमते किसका निर्माण करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। बीच में फ्रेगमोप्लास्ट कण जो है बीच में जमते जमते किसका निर्माण करता है? कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। फिर इस फ्रेगमोप्लास्ट जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो इस कोशिका भित्ति जो है धीरे धीरे मोटी होती है। और मोटी कैसे होती है? इसके दोनों तरफ सेलुलोज की परत आकर जमने लगती है। दोनों तरफ किसकी परत आकर जमने लगती है? सेलुलोज की परत आकर जमने लगती है। और जब सेलुलोज की परत आकर जमती है तो ये जो कोशिका भित्ति है वो मोटी हो जाती है। कोशिका भित्ति कैसे होती है? मोटी हो जाती है और अंततः दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अंततः क्या होता है? दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अंततः क्या होता है? दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी कि मतलब ये एक कोशिका और ये एक कोशिका, ये एक कोशिका और यह एक कोशिका, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक, तो बीच में जो कण होते हैं वो कौन से कण होते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कण। और इस फ्रेगमोप्लास्ट के कण जो है बीच में आकर इकट्ठा होने लगता है। यानी कि पादप कोशिका में यह क्रिया दोनों पुत्री केंद्रकों के, पादप कोशिका में यह क्रिया दोनों पुत्री केंद्रकों के मध्य में, दोनों पुत्री केंद्रकों के मध्य में सेल प्लेट के निर्माण द्वारा पूरी होती है। सेल प्लेट का निर्माण फ्रेगमोप्लास्ट कण, कौन से कण? फ्रेगमोप्लास्ट कण द्वारा होता है। ठीक, मध्य रेखीय भाग के दोनों ओर फ्रेगमोप्लास्ट कण जमने लगते हैं। मध्य रेखीय भाग के दोनों ओर इधर फ्रेगमोप्लास्ट कण जमने लगते हैं और जमते जमते किसका निर्माण हो जाता है? सेल प्लेट यानी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और इस कोशिका की भित्ति के फिर चारों तरफ सेलुलोज की परत आकर जमने लगती है जिससे ये कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और अंत में दोनों कोशिका मतलब ये और ये एक दूसरे से अलग होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस क्रिया किसमें होती है? पौधों में होती है। ठीक, इस तरह से साइटोकाइनेसिस क्रिया किसमें होती है? पौधों में होती है। आई बात समझ में? तो ये हम लोगों का कोशिका विभाजन। इसके बाद है पादप और जंतुओं के माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या अंतर है। ठीक, पादप और जंतुओं के माइटोसिस कोशिका विभाजन में क्या अंतर है? तो ठीक है, चलिए लिखते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है जब हम आपके साथ हैं। पौधों में और जंतुओं में माइटोसिस कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जंतुओं की कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। और वो सेंट्रोसोम क्या करता है? तुर्क तंतु का निर्माण करता है। लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, तो क्या पादप कोशिका में तुर्क तंतु का निर्माण नहीं होता है? होता है। पादप कोशिका में भी तुर्क तंतु का निर्माण होता है। तो फिर उस कोशिका में, पादप कोशिका में तुर्क तंतु का निर्माण कौन करता होगा भाई? तो पादप कोशिका में तुर्क तंतु का निर्माण करता है कोशिका द्रव्य। पादप कोशिका में तुर्क तंतु का निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। लेकिन जंतु कोशिका में तुर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम द्वारा। देखते हैं, तो इसमें तुर्क तंतु का निर्माण, तुर्क तंतु का निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। और इसमें तुर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम द्वारा होता है। इसमें तुर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम द्वारा होता है। तो ये तो वो पहला अंतर। अगर हम दूसरा अंतर पूछेंगे आप लोगों से
तो क्या आप लोग बता पाइएगा? बिल्कुल भाई, इतना देर से तो हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं। दूसरा अंतर ये है कि पौधों में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट के निर्माण से के द्वारा पूरी होती है। पौधों में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होती है। इसमें साइटोकाइनेसिस क्रिया कैसे होती है? सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होती है, निर्माण द्वारा होती है। लेकिन जंतुओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया कैसे होती है? तो जंतुओं में साइटोकाइनेसिस क्रिया संकुचन के फलस्वरूप होती है। इसमें साइटोकाइनेसिस क्रिया कैसी होती है? संकुचन के द्वारा होती है। आई बात समझ में ना? तो ये हुआ हम लोगों का पादप और जंतु कोशिका के माइटोसिस कोशिका विभाजन में अंतर। ठीक, तो ये टॉपिक हुआ हम लोग का कंप्लीट। इसके बाद के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक चमत्कारी कोशिका विभाजन जिसका नाम है मियोसिस कोशिका विभाजन। तब तक के लिए आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और डिस्ट्रक्शन से दूर रहिए, डिस्ट्रक्शन से। और डिस्ट्रक्शन से दूर रहने का एक ही तरीका है, अपने गोल को फोकस करना है, तभी आप लोग अपने गोल को टच कर पाइएगा। और इन तितलियों का साथ छोड़ना। अरे भाई, जब जेब में होगा नोटों का वेट तो कोई भी लड़की हो जाएगी सेट। तो पहले जेब में नोटों का वेट बढ़ाना है, उसके बाद किसी को भी सेट करना है। तो अभी के लिए फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।